हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। हाँ, तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का द्वितीय नियम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के भी थोड़ा सा पहले हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। मतलब वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ही एक्सप्लेनेशन था, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आज हम लोग उसके आगे की चीज़ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है, देखते हैं जरा। इस पर कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और साथ में आपके स्कूल लेवल पर भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। थियरी के अलावा इन पर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी बनते हैं। कैसे, सीखते हैं जरा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम दोस्तों, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ये है क्या। पहली चीज़, इस पर कुछ चीज़ें हम लोगों को जान लेनी बहुत ज़रूरी रहेंगी, मैथमेटिकली और वैसे भी फिजिकली भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं ज़रा। जैसे कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है ना, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो ये क्या है वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए कि कल मतलब प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इस तरीके से एक एग्जांपल देखा था कि चलती हुई कार जा रही थी। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी तुम्हारी v1 थी, मास उसका m था। थोड़ी दूर पे जाकर के उसकी वेलोसिटी हो गई थी v2। मान लीजिए यहाँ पर जाकर के उसकी वेलोसिटी हो गई v2। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो गई v2 और इसका मास है तुम्हारा m। मास तो यही रहेगा, m ही रहेगा, मास तो m ही रहेगा ना। अच्छा, और मान लीजिए कि सपोज इट यहाँ पर जो टाइम था वो था तुम्हारा t इक्वल टू t1, और मान लीजिए कि यहाँ पर टाइम t इक्वल टू t2 हो गया था। ठीक, अच्छा, यहाँ पर तुम्हारा जो मोमेंटम था p1 इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया था m इंटू v1, और यहाँ पर p2 की वैल्यू तुम्हारी हो गई थी m इंटू v2। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो डेल्टा p की जो वैल्यू है, मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तुम्हारा रेखीय संवेग में परिवर्तन, डेल्टा p दैट विल बी इक्वल टू p2 माइनस p1। ठीक है ना, और हम जानते हैं क्या, हम लोग ये जानते हैं कि डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ चुका है। ये चीज़ हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं कि डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू तुम्हारा फोर्स होता है, बल होता है। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज़ बच्चा लोग एक बार ज़रा ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे ये कह दूं
अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इफ फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू 0, इफ फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू 0, अगर मान लीजिए कि इस पर अप्लाई किया हुआ फोर्स अगर 0 हो, अगर इस पर अप्लाई किया हुआ फोर्स अगर 0 हो, तो इस गाड़ी पर जो तुम्हारा फोर्स लगाया गया था ना कुछ तो फोर्स लगाया गया होगा ना, इस तरीके से अगर इस पर फोर्स अप्लाइड तुम्हारा 0 हो, इसका मतलब ये हो जाएगा कि F इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू 0। अगर ये F इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, अगर ये F इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 0, और डेल्टा P बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल्टा P फिर इक्वल टू 0 कहलाएगा। पूछो क्यों? डेल्टा T का मल्टीप्लाई तुम्हारा 0 में हो जाएगा तो तुम्हारा डेल्टा P बराबर 0 हो जाएगा। अगर तुम्हारा डेल्टा P बराबर 0 हो जाएगा तो ये चीज़ हम लोग जानते ही हैं, ये चीज़ क्या होती है, P2 माइनस P1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि P2 बराबर P1 हो गया। इसका मतलब कि P2 बराबर P1 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर जितना मोमेंटम यहाँ है उतना ही यहाँ पर है, जितना मोमेंटम यहाँ है उतना ही यहाँ पर है, इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ ही नहीं है, इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ ही नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम चेंज हुआ ही नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, इसका जो रेखीय संवेग है वो तुम्हारा नियत रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हियर वी कैन सी दैट, हियर वी कैन सी दैट, क्या हम लोग देख सकते हैं कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ कार इज कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम ऑफ कार इज कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम ऑफ कार इज कांस्टेंट। कार का जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। अगर कार का लीनियर मोमेंटम तुम्हारा अगर कांस्टेंट है तो इसका ये मतलब है दिस इज ट्रू ओनली व्हेन, ये सिर्फ तभी सत्य है, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये सिर्फ तभी सत्य है जब उस वस्तु पर लगाया गया बल शून्य हो, और यहीं से निकल के आता है तुम्हारा क्या, यही एक्चुअल में लॉ है, एक्चुअल में यही लॉ है। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर। तो ये लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार when no external force is applied, when no external force is applied on the body, no external force is applied on the body, linear momentum of the body linear momentum of the body remains constant, remains constant। याद रखिएगा ये चीज़। तो ये चीज़ है, इसका ये मतलब है,
ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है और हम लोगों को ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये हमारे एग्जाम में आ सकती है। दूसरी चीज़, जब किसी भी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, ठीक है ना, ऐसी तमाम कंडीशंस होती हैं, ऐसी तमाम कंडीशंस होती हैं। मुझे एक बात बताइए, चलती हुई कार है, अगर फ्रिक्शनलेस सड़क है, एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं तुमसे ये कह दूं, एग्जाम्पल अ कार इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड, कोई भी कार एक घर्षणहीन सड़क पर दौड़ रही है। अ कार इज रनिंग with 2 meters per second, 2 meters per second on a frictionless road. Frictionless road. Okay. What will be the linear momentum? What will be the linear momentum of car? What will be the linear momentum of the car after 5 seconds? After 5 seconds, when car starts moving. Mass of the car is 500 किलोग्राम। चलिए, तो देखिएगा ये प्रश्न तुम्हारे सामने है, ये लिखा हुआ है, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है जरा एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि एक कार है, जब कार चलना शुरू करी थी, मतलब जब कार ने चलना शुरू किया था इस तरीके से, ठीक, तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और कह रहा है कि फ्रिक्शन लेस है, इसका मतलब म्यू बराबर 0 है, इसका मतलब फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस रोड, कोई भी फोर्स मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। कह रहा कि जब ये कार यात्रा शुरू करती है उसके 5 सेकंड के बाद में इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा। तो दोस्त याद रखिएगा, हम लोगों को ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स, ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कार का इंजन नहीं लगाता, सड़क लगाती है पहिए पर, मतलब पहिया और सड़क के बीच में फ्रिक्शन लगता है। तो इसीलिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको एक एक्सटर्नल फोर्स कहा जाएगा, इसको बाहरी बल कहा जाएगा। अगर कार को हवा में उड़ा दोगे तो हवा, तो टायर और सड़क के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इसीलिए जो फ्रिक्शन होता है वो तुम्हारा टायर और सड़क के बीच वाला जो फ्रिक्शन होता है वो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का मतलब हल, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे हियर एक्सटर्नल फोर्स, हियर फ्रिक्शन फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स, हियर फ्रिक्शन फोर्स will be treated as external force. Here frictional force will be treated as external force, ठीक है। And in this question frictional force is equal to 0,
फ्रिक्शनल फोर्स इज absent। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारा 0 है, ठीक है ना। इसका मतलब एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू 0। और जब कभी भी किसी भी बॉडी पर, ठीक है ना, जब कभी भी किसी भी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ द कार विल रिमेन कंजर्व्ड। Linear momentum of car will remain conserved। ठीक है ना। तो कार का जो रेखीय संवेग होगा वो तुम्हारा नियत रहेगा। क्लियर हो गया चीज। तो इसीलिए ये प्रश्न का जवाब तुम्हारा यहाँ पर है। और जो भी इस क्वेश्चन में जो भी लीनियर मोमेंटम दिया होता, जैसे फॉर एग्जांपल इसका यहाँ पर लीनियर मोमेंटम होगा 500 इंटू 2 मीन्स कितना, तो यहाँ पर P विल बी इक्वल टू 500 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट बनता है तो आप दिए गए जो ऊपर नंबर है उनमें से एक व्हाट्सएप का भी नंबर है जिसमें लास्ट में लिखा है 777, आप उस पर मुझे अपना डाउट भेज सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ऐसे करके। ठीक, चलिए। तो इसके बाद तुम्हारा बनता है बॉम्ब वाला कॉन्सेप्ट। बॉम्ब कैसा बॉम्ब? बॉम्ब, गन, रॉकेट, तो इनका कॉन्सेप्ट तुम्हारा बनता है। अब ये बम, रॉकेट और जो है गन, इनका कॉन्सेप्ट क्या है? वही तो है जहाँ तक हमें जाना है। तो वो हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। जुड़े रहिएगा मुझसे, कहीं जाने का नहीं। बाय बाय।